हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विथ हेमंत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो डेली 11 बजे रात को क्लास चलेगी, ये प्रीमियर क्लास होगी। आधे घंटे की क्लास होगी और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी भी, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हुआ है, जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जो किरण की बुक आती है, उस बुक के सारे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। मतलब अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन इस बार क्या किया हूँ, 4-5 वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफ़ी लंबी बना दी गई, जिससे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी कई वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप मुझे डेली सुबह 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, या सिंपल आप हेमंत कुमार मिश्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जो अभी आपका एग्जाम होना है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोड पूछे तो study19 कोड आपको अप्लाई करना है। वो कोड अप्लाई करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कोड जब आप अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं सभी स्पेशल क्लास ही लेता हूँ, जिससे आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर क्या होगा? औरक्त किरणें, द इंफ्रारेड रेज। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। जैसे आपका मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके वातावरण में क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसों को मैं ऊपर की ओर दिखा रहा हूँ, लेकिन वो पृथ्वी के अंदर होती है। ये मान लीजिए ये, ठीक है, दिखाने के लिए बस। और ये आपका सूर्य है और यहाँ से किरणें आ रही है। तो क्या होता है, जब ये पृथ्वी के वातावरण के अंदर आती हैं तो कुछ तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं किरणें। पहला स्टेप क्या होता है, कुछ किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ सूर्य से आई किरणें पृथ्वी पर मजबूत तथ्यों जैसे समुद्र और पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। मतलब समुद्र जो है या पृथ्वी का सतह है, इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और फिर क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। जब ये ऊष्मा उत्पन्न करती है तो ऊष्मा किधर जाती है? अंतरिक्ष की ओर जाती है। लेकिन उष्मा का कुछ हिस्सा जो है ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान तापमान जो है गर्म बना रहता है। जब वो कुछ हिस्सा जो है उष्मा को अवशोषित कर लेंगे तो वो बाद में पृथ्वी को वापस लौट आती है, जिसके वजह से तापमान सेम रहता है। जैसे ठंड के मौसम में हो गया या आपका रात में हो गया, तो इससे जो टेम्परेचर है बना रहता है। और ये जो है टेम्परेचर जो बना रहता है पौधों के वृद्धि में, पौधों के बढ़ने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। अब मनुष्य की वजह से क्या हो रहा है, जैसे बर्निंग कर रहा है, पौधों को काट रहा है, इन सब पौधे सबसे ज्यादा CO2 अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। तो बढ़ रही हैं, जब बढ़ रही हैं तो ज्यादा उष्मा वो कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो जब ज्यादा उष्मा एब्जॉर्ब कर रही हैं तो ज्यादा उष्मा दे भी रही हैं ये। तो जब ज्यादा उष्मा दे रही हैं तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से हमें दिक्कत हो रही है। पृथ्वी का तापमान जितना बढ़ता रहेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, तूफान आएगा, रेगिस्तान में बारिश होगा। तो इन सब की प्रॉब्लम से इन्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जो सूर्य से किरण आती है वो अवरक्त किरणें हैं, द इंफ्रारेड रेज। तो इसका क्या कारण है? इंफ्रारेड रेज। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? देखिए, एक वर्ड है फॉक्सिंग। फॉक्सिंग फॉक्सिंग के अंदर क्या होता है, जो विंटेज पेपर डॉक्यूमेंट होते हैं या जो भी होते हैं, उनकी जैसे जैसे उम्र पूरी होती जाती है वो भूरी दिखने लगते हैं। तो भूरा किस लिए दिखने लगते हैं? ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सी कलर के कारण। देखिए, लोहे में जंग लग जाता है तो क्या होता है, लोहे कलर भूरा हो जाता है। कभी ध्यान दीजिएगा, जंग लगने के बाद वो भी भूरा हो जाता है और खोखला होने लगता है। उसी तरह कागज सेलुलोज से बना होता है, तो इसमें सेलुलोज के ऑक्सीकरण होते हैं, जिसकी वजह से पुरानी किताबों का कागज भूरा दिखने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्वारेजिया आयतन में एक संबंधित 3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? देखिए, एक्वारेजिया को क्या कहते हैं? नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मिक्सर है HNO3 सांद्र
नाइट्रिक अम्ल, सांद्रित या सांद्र? सांद्र नाइट्रिक एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी सांद्र रहेगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी सांद्र रहेगा 1:3 के अनुपात में। और इसका मेन प्रयोग जो है सोने को घुलाने में किया जाता है। इसका मेन प्रयोग सोने को घुलाने में किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सांद्र HNO3 HCl, ये हमारा आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कौन पदार्थ किस किस से मिलके बने हैं, ऐसा मैं अभी आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन उसमें से जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान को बल्कि जीव समुदाय में उसके प्रक्रियात्मक भूमिका को भी वर्णन करता है? तो ये तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है पूरी तरह से जीव के बारे में वर्णन करता है कि कैसे पूरा प्रोसेस चलता है, 1 2 3 4 कैसे पूरा जीव, जैसे सबसे पहले घास, फिर घास को कीड़े खाते हैं, कीड़ों को छोटे जानवर खाते हैं, उनको बड़े, तो ये पूरा इकोसिस्टम के अंदर आता है जो उनके भौतिक स्थान के साथ साथ जीव समुदाय और प्रक्रियात्मक भूमिका को भी वर्णित करता है। चेतन सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? देखिए है तो ये सब अभिलक्षण, लेकिन मूल क्या है? अगर आप श्वास नहीं ले पाएंगे तो न आप प्रजनन की क्षमता रहेगी, न संचालन रहेगा, न खा सकते, मतलब जी ही नहीं सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा? एबिलिटी टू ब्रेथ, श्वास लेने की क्षमता। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, तो इसके फ्रांसिस भौतिक विज्ञानी 3 लोगों ने मिलकर की थी। एवाइन हेनरी बैक्वेरेल, तो इसका आंसर क्या होगा? पहले हेनरी बैक्वेरेल लगा लेते हैं। तो कौन कौन लोगों ने मिलकर की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने की थी, मैरी स्क्लोडोवस्का क्यूरी, मैरी क्यूरी एंड पियरे, इनके पति थे, क्यूरी ने मिलके, इन तीनों लोगों ने मिलके रेडियो विकिरण की खोज की थी। और इसके लिए उन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1903 में उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। रेडियो एक्टिव, रेडियो विकिरण से तात्पर्य उन कणों से है जो अणु विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जैसे यूरेनियम। निकट दृष्टि मायोपिया रोग का संबंध किससे है? ये बहुत सिंपल है, ये तो सभी लोग को पता होगा, आंख से है। देखिए मायोपिया निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? आंख से जो है निकट है तो निकट की वस्तु दिखती है वो, और दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है। और इसके समाधान के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? इसके समाधान के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी की को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी के बारे में कुछ जान लीजिए जो पूछा जाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। पूछा जाता है कौन विटामिन सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो क्या है? विटामिन सी। सेकंड क्या है? ये आसानी से जल में घुल जाता है, जिससे आपको बहुत फायदा होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड का यूज जो है स्कर्वी के रोकथाम में किया जाता है। स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का यूज जो है स्कर्वी के रोकथाम में भी किया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक समृद्ध प्रोटीन है जिसपे भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, देखिए हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में ऑक्सीजन प्रवाहित करने वाला लौह तत्व है। जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में क्या करता है? ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। और ये एक लौह तत्व है, तो इसका आंसर क्या होगा? लोहा होगा। लौह तत्व जो है हीमोग्लोबिन का जरूरी भाग होता है। और लौह मतलब Fe, लोहे की कमी की वजह से, या लौह तत्व कह लीजिए, या Fe कह लीजिए, या लोहे या आयरन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? आपका एनीमिया रोग आपको हो जाता है। तो आरबीसी को और क्या बोलते हैं? एर्थरोसाइट्स, ये याद कर लीजिएगा, एर्थरोसाइट्स।
और इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन जो है 96% होता है, और हिम जिसे आप लोहा करते हैं Fe 4% होता है। और भी इसके बहुत से काम है, जैसे ऑक्सीजन को शोषित कर ये गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। ये ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन छोड़ देता है। और जब ये ऑक्सीजन विखंडित होकर ऑक्सीजन छोड़ देता है तो वो जाके ब्लड में मिल जाता है। यह ऑक्सीजन मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है, ब्लड के थ्रू जो है मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है, और यही फिर इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती है। तो ये हीमोग्लोबिन का काम था। डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ह्यूगो डी ब्रिज ने मेनली 3 सिद्धांत दिया था। पहला जीन की अवधारणा, पहला क्या सिद्धांत था? जीन की अवधारणा, जीन के बारे में बताया था। सेकेंड, 1890 में इन्होंने म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और एक और विकास का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, विकास का सिद्धांत। उत्परिवर्तन के सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि सजीव वस्तुओं की मूल आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन के बारे में बताया था, कि सजीव वस्तुओं की मूल आंशिक संरचना में जो परिवर्तन होते हैं उनका पूरा विवरण जो है उन्होंने उत्परिवर्तन के सिद्धांत में दिया था। निम्न वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? देखिए, जो गैसों की सर्वाधिक मात्रा होती है वो कहां पे आपकी पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के अंदर जो है गैसों की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन जो है 78% होता है, और ऑक्सीजन 21% होता है, और बाकी 1% में सारी गैसें आपकी आती हैं। तो यहाँ पे इससे क्या होगा? निम्नतर वायुमंडल, द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैस इन लोअर एटमॉस्फेयर इज कंपेयर्ड एज नाइट्रोजन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो इसे आर.एच. व्हिटेकर ने जो है 1969 में दिया था। कब दिया था? 1969 में। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। हैकेल का नाम यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हैकेल ने बायोजेनेटिक लॉ के बारे में बताया था। बायोजेनेटिक लॉ, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एम्ब्रायोलॉजिकल पैरालिज्म नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एम्ब्रायोलॉजिकल पैरालिज्म। ठीक है, अब देखते हैं लीनियस के बारे में। लीनियस कौन थे? देखिए, लीनियस को कार्ल लीनियस इनका पूरा नाम है। ये एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, स्वीडिश बॉटनिस्ट, और इन्होंने फॉर्मुलाइज किया था, इन्होंने बनाया था मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इस समय बाइनोमियल नोमेनकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बनाया था? देखिए, स्वीडिश बॉटनिस्ट थे पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनाइज्म, इस समय इसको बायनोमियल नोमेनकल्चर के नाम से जाना जाता है। मतलब जो भी बायो के नाम होते हैं, इन्होंने ये इसको डिफाइन किया था। तो ये इन तीनों लोग के बारे में जानकारी थी। अब थोड़ा सा देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण था क्या। आर.एच. व्हिटेकर 1969 में इसकी खोज की थी। इन्होंने बताया था कि 5 प्रजातियों के बारे में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन्होंने इन 5 प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। किन किन का? मोनेरा। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर जो है बैक्टीरिया मिल जाएगा। प्रोटिस्टा, हिंदी में इसके आधजीव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में प्रोटोजोआ। थर्ड है फंगी, ये तो सबको पता होगा, कवक। इसके अंदर ईस्ट आपके आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा। प्लांट और जानवर, एनिमल, प्लांट पौधे और एनिमल, ये 5 प्रकार के जो है इनको 5 जगत वर्गीकरण में आर.एच. व्हिटेकर ने जो है इन चीजों का वर्गीकरण किया था। व्हिटेकर जैव वर्गीकरण का प्रस्ताव रखे थे, मतलब इनको डिवाइड किया था, और इन्होंने जैव वर्गीकरण का भी प्रस्ताव रखे थे, और बताया था जैव प्रकारों के बारे में 2 अजैव, और इसके साथ ही 2 अजैव कारक के बारे में भी बताया था। वो 2 अजैव कारक कौन से हैं? तापमान और अवक्षेपण। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो आर.एच. व्हिटेकर थे 2 अजैव कारकों के बारे में बताया था, वो 2 अजैव कारक कौन से हैं? तो वो है, एक तापमान है, दूसरा अवक्षेपण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काइटिन बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते? देखिए, कैसे पहचानेंगे कि इस जानवर में या जंतु में या इंसेक्ट में, स्पॉन्ज में
जो है काइटिन है या क्या है। देखिए काइटिन की खासियत क्या होती है, पहली बात रीढ़ की हड्डी से रहित तो वो जानवर या इंसेक्ट या कुछ जो भी है होता है, उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। सेकंड चीज होता है कठोर शरीर वाला प्राणी होता है, वो रीढ़ की हड्डी होती नहीं फिर भी उसका जो शरीर होता है, जो ऊपर का पीठ होता है काफी कठोर होता है। मीन्स इनके पीठ पे जो बना आवरण होता है काफी कठोर होता है। एंड वो चीज सामान्यतः पानी में पाए जाते हैं। ये जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। जैसे आप फफूंदी देख ले, फफूंदी की कोशिका की दीवारों का मुख्य गठन काइटिन होता है। जो फफूंदी की कोशिका की दीवारें होती हैं उसका मुख्य गठन क्या होता है, काइटिन होता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं केकड़ा आपका हो गया, समुद्री झींगा हो गया, केवल झींगा भी होता है, समुद्री झींगा भी होता है, दोनों होते हैं। ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस स्क्विड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, काइटिन बहुकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं, तो इंसेक्ट होते हैं। और साथ में सी अर्चिन का भी नाम आता है, समुद्री अर्चिन का नाम। कुछ इसमें कुछ एक विशेष प्रकार की स्पीसीज होती है सी अर्चिन में जिसमें काइटिन पाया जाता है। तो इंसेक्ट और सी अर्चिन दोनों में पाया जाता है। वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन की दर क्या होती है, तो ये आप सब लोग को पता होगा कि वयस्क 70 से 80 बीपीएम। बीपीएम मीन्स क्या होता है, बीपीएम मीन्स होता है बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट, बिट्स पर मिनट, बीपीएम 70 से 80 होता है। और एक नॉर्मल लड़के में जो वयस्क नहीं 18 साल के आसपास होते हैं उनके अंदर कितना होता है, 60 से 100 होता है। तो वयस्क के बारे में पूछा है तो आंसर क्या होगा, 70 to 80 टाइम पर मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में पाया जाता है। देखिए साइट्रिक एसिड जो है जनरली कहाँ पाया जाता है, नींबू के अंदर पाया जाता है। नींबू हो गया, जितने भी मीन्स खट्टे फल होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। नींबू का जूस हो गया आपका, संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो इन सब चीजों के अंदर साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। साइट्रिक एसिड की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो साइट्रिक एसिड की खोज 1784 में कार्ल विल्हेम सिले ने की थी। कार्ल विल्हेम सिले ने साइट्रिक एसिड की खोज की थी। और कैसे और किस फल पे सबसे पहले किया था, तो ये नींबू पे सबसे पहले किए थे। नींबू के रस का क्रिस्टलीकरण किया था और जिससे इनको साइट्रिक एसिड मिला था। और नींबू के जूस में जो है 5 से 6% के अराउंड साइट्रिक एसिड होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने परसेंट के अराउंड होता है, 5 से 6% के अराउंड होता है। कब खोज हुई थी साइट्रिक एसिड की, 1784 में। किसने की थी, कार्ल विलियम सिले ने। कार्ल विलियम सिले ने सबसे पहले किस फल के द्वारा साइट्रिक एसिड का खोज किया था, तो वो नींबू का फल था, नींबू के रस का उन्होंने क्रिस्टलीकरण किया था। तो ये 4-5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं।